एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट नंबर 4। अब ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है जिसमें हम पूरे नए टॉपिक कवर करने वाले हैं। सिर्फ CIS टॉपिक हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। बाकी जितने भी नए टॉपिक बचते हैं यार वो इसमें हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है एकदम लेटेस्ट सिलेबस पर बना रहे हैं तो एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। तो सीधा चालू करते हैं यार। तो जो सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक आता है वो है अरब स्प्रिंग। इसके बाद हम अफगानिस्तान का भी देखेंगे, फिर गल्फ वॉर भी हम देखेंगे। तो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी में जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर हमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे वहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रही थी, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस वहां पर बहुत तेजी से चल रहा था 2010 में। लेकिन एक चीज हुई जिसको हम अरब स्प्रिंग नाम से जानने लगे इसके बाद। अब वो ये था यार कि यहाँ पर एक इवेंट हुआ, ये तुनिशिया कंट्री से चालू हुआ था। यहाँ पर क्या है यार, बहुत ज्यादा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी चल रहा था। तो इसके लिए लोगों ने वहां आवाज उठाना चालू किया और यहीं से फिर अरब स्प्रिंग का चालू हुआ। लोग आवाज उठा रहे थे कि यार उनका कहना था कि मेन जो रीजन है ये करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का, ये हमारे यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है ये है। हमारे यहाँ डिक्टेटर्स को बहुत पावर मिल गई है, यही एक रीजन है भाई कि यहाँ पर क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठाई और करते करते कि पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी की इतनी ज्यादा डिमांड आई तुनिशिया में कि धीरे धीरे करके जो भी अरब कंट्रीज थी जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन था वहां पर ये आवाज फैलने लगी वेस्ट एशिया में। वहां पर बहुत ज्यादा हमें आवाज देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें भाई इजिप्ट की तो 1979 से वहां पर जो पावर में थे, वहां के प्रेसिडेंट थे वो थे होस्नी मुबारक। उनका भी पूरा पावर में जो आए थे वो कोलैप्स हो गया। रीजन यही था यार, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेसी का। इसके बाद ये अरब स्प्रिंग का जो इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रियों में जाने लगा। येमेन, बहरीन, लिबिया, सीरिया, यहाँ पर हमें सिमिलर प्रोटेस्ट देखने लगे इसी तरीके के। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं हम इन एरिया में एकदम लहर आ गई थी डेमोक्रेसी की। एकदम लोगों ने आवाज उठा दी थी डेमोक्रेसी की। और यही पूरा एक जो इवेंट हुआ था इसको हम अरब स्प्रिंग बोलते हैं। 2010 में चालू हुआ था, याद रखिएगा, और तुनिशिया कंट्री से हुआ था। ये तो सीधा हमारा PDF का एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। तो हम क्राइसिस के बारे में पढ़े उससे पहले हमें अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो भाई अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। एक लैंडलॉक कंट्री, हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है। और अगर हम बोले यार ये कहाँ लाए करती है तो वेस्ट, सेंट्रल और हमारी सदर्न एशिया का जो जंक्शन है वो जहां पर मिलते हैं वहां पर हमें हमारा अफगानिस्तान देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 32 मिलियन की अप्रोक्स यहाँ की पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें कौन से एथनिक ग्रुप हमको यहाँ देखने मिल जाते हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे ग्रुप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमें एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम मेन की बात करते हैं तो वो पाश्तून्स, ताजिक, हजारास और उज़्बेक्स हैं। अगर अफगानिस्तान के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है अहमद शाह। और बेसिकली इस टॉपिक में हम 3 वॉर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सोवियत इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफगान सिविल वॉर हम देखेंगे और आखिरी में अफगान वॉर हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी होगा, सीधा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है यार सोवियत इन्वेजन 1979 से 89। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं यार। तो अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में हमें तख्ता पलट देखने को मिलती है। पहले यहाँ पर दाऊद खान की गवर्नमेंट थी, अब उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अब एक नई पार्टी पावर में आती है जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा लेफ्ट विंग और राइट विंग से आप क्या समझते हैं। तो एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पावर में आ गई थी। ये लेफ्टिस्ट पार्टी थी इसलिए इसको सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ये पार्टी ने कुछ रिफॉर्म लेकर आई, लैंड रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म ये पार्टी लेकर आई। कुछ कुछ रिफॉर्म थे ना यार, उसको मुस्लिम लोगों को और एंटी कम्युनिस्ट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनने बहुत ज्यादा डिसलाइक किया इन रिफॉर्म को। जिसके बाद यहाँ पर यार हमें जिहाद देखने को मिलता है। जिहाद मतलब क्या होता है, इस्लाम के अपोज में जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रगल, एक वॉर चालू कर देना को हम जिहाद बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है मुजाहिदीन। जो लोग जिहाद में पार्टिसिपेट करते हैं इस्लाम की तरफ से उन्हें हम मुजाहिदीन बोलते हैं। तो एक जिहाद का कॉल दिया गया, इसमें बहुत सारे मुजाहिदीन ने पार्टिसिपेट किया, रूरल अर्बन दोनों एरिया से। और इनको किसका सपोर्ट मिल रहा था यार, US का। सिंपल सी बात है, कोल्ड वॉर उस समय चल रही थी। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है USSR का और कोई ऐसा ग्रुप आता है जो गवर्नमेंट के अपोज में है तो भाई उसको US का सपोर्ट मिलना तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि बहुत भयंकर इनका टक्कर चल रहा था USSR और US का। तो यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यार इन्वेजन हमें देखने को मिलता है। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो 24 दिसंबर 1979 ने सोवियत यूनियन ने इसको इन्वेड कर दिया, इसको कैप्चर कर दिया।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई सोवियत यूनियन की 1 लाख ट्रूप्स आई थी जिनने मेजर सिटीज और टाउन को अपने अंडर में कंट्रोल में लिया। इसके बाद अगर हम मुजाहिदीन की बात करते हैं तो ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गए और सोवियत यूनियन से लड़ाई कर रहे थे। इन लोग अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स का कि भाई गुरिल्ला मतलब एक सिंपल होता है, पॉलिटिकल ऐसे बहुत सुनेंगे, कोई ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो बड़ी बड़ी फोर्सेस से लड़ रहा है, एक मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है जो, है ना, तो ये उनसे लड़ते हैं अपने तरीके से, तो इनके टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। और इन लोगों को, मुजाहिदीन लोगों को किसका सपोर्ट मिल रहा था यार? एक यूएस का तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना का भी मिल रहा था। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं हमें यहाँ ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही थी। तो इस समय ना यार बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, अब वॉरलॉर्ड से मतलब क्या होता है भाई? बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर, इसको अच्छे से समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आ रहा है। कोई बड़े बड़े ऐसे मिलिट्री कमांडर जो पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्रीली अपना इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि एक कंट्री के कुछ टेरिटरी को अपने उसमें कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करना मतलब उस पूरे एरिया में इनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर एक छोटा सा इनका भी पार्ट हो जाता है जो ये रूल करने लगते हैं। तो यहाँ के इनके रीजन के जो लोग रहते हैं वो इनकी सुनते हैं, गवर्नमेंट की नहीं सुनते। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कंट्री के अंदर भी छोटी सी कंट्रियों में देखने को मिल जाती है। मेनली अगर बोले यार इन लोगों की अगर हम बात करें मिलिट्री कौन सी इनको सपोर्ट करते थे, लोग मिलिशिया फॉर्म कर लेते हैं। छोटी छोटी मिलिट्री के ग्रुप इन लोग फॉर्म कर लेते हैं जो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे से वॉरलॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे थे। कुछ ग्रुप्स जैसे तालिबान हो गया, फिर अल कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये इमर्ज हो रहे थे 1980s में अफगानिस्तान में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर हम बात करें यार इन ग्रुप्स को, इन वॉरलॉर्ड्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, तो यूएस इनको वेपन प्रोवाइड कर रहा था और पाकिस्तानी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, तो पाकिस्तान आईएसआई भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी यार कि ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी, लोग मरते ही रहेंगे और ये चलती जाएगी। ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन एंड में हमें सोवियत का विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप सबको पता है 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के हमारे लीडर बन गए थे। ये बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आ रहे थे। तो इन्हें अनाउंस किया यार कि धीरे धीरे करके अफगानिस्तान से अपनी पूरी सोवियत ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। तो 1986 में इन्हें क्या किया, यहाँ पर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्म करवाई जिसको इन्हें सपोर्ट किया। और वो गवर्नमेंट को लीड कौन कर रहे थे? मोहम्मद नजीबुल्ला। ये पावर में आ गई अफगानिस्तान में और 1989 में सोवियत जितनी भी ट्रूप थी उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वो वहां से वापस चली गई। अब इसके बाद यार हमें देखने को मिलती है अफगान सिविल वॉर 1989 से 1996। अब इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी नजीबुल्ला की, उसको किसका सपोर्ट मिल रहा था? यूएसएसआर का ही मिल रहा था। लेकिन अब यूएसएसआर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये गवर्नमेंट भी गिर गई। अब इसके बाद पावर में कौन आ गए, कौन गवर्नमेंट में आ गए? मुजाहिदीन लोग आ गए। तो यहाँ के उस समय प्रेसिडेंट बने बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये वहां के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इसके बाद भी यार जो वॉर लॉर्ड्स थे उनके बीच में फाइट चली रही थी पावर में आने के लिए। और जब एक कंट्री में आपस में लोग फाइट करते हैं तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है अफगान सिविल वॉर, जो 1989 से 1996 में चली। अब आपको ये राइट साइड में जो मैप दिख रहा है इसको अच्छे से देखिए। बहुत सारे वॉरलॉर्ड सामने आ गए थे, मतलब मिलिट्री कमांडर सामने आ गए थे जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रख रहे थे। तो बेसिकली हम यहाँ 3 की बात करेंगे जिनका बहुत ज्यादा दबदबा था। तो अफगानिस्तान यहाँ 3 ऐसी छोटी छोटी टेरिटरी में डिवाइड हो गया था, आप बोल सकते हैं। एक थी मसौद टेरिटरी जो आपको रेड वाली दिख रही है, इसको कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह मसौद इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक ग्रीन वाली टेरिटरी हमें देखने को मिलती है दोस्तम्स टेरिटरी, इसको कौन लीड कर रहे थे? अब्दुल राशिद दोस्तम, इन्हीं के नाम पर टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं। और तीसरा आता है तालिबान टेरिटरी, और तालिबान को कौन लीड कर रहे थे? मुल्ला मोहम्मद ओमर। और बाद में क्या हुआ यार, जो ये ग्रीन और रेड टेरिटरी आप देख रहे हैं ना, इनने एक अलायंस फॉर्म किया जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं। इस अलायंस को यूएस का, इंडिया का और बहुत सारी कंट्री का सपोर्ट मिला था और इनने मिलके तालिबान से फाइट किया था। बस इतना क्लियर रखिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की ना। तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया। मतलब बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, मतलब ऐसे मिलिट्री कमांडर जो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी अपनी बनाए हुए थे, ये आपस में लड़ रहे थे, जहां सिविल वॉर हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरी में क्या हुआ यार, तालिबान सबसे पावरफुल बनकर सामने आई, सबसे लार्जेस्ट बनकर सामने आई और इन्हें कांधार में अपना बेस बनाया। इसके बाद सितंबर 1996 में इन्हें काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, उसको भी कैप्चर कर लिया। मतलब सीधे सीधे पावर में आ गए। इनने अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और उसके बाद मुल्ला मोहम्मद ओमर, जो कि इसको लीड कर रहे थे तालिबान को, वो यहाँ के हेड बन गए। मतलब आप बोल सकते हैं तालिबान की यहाँ पर जीत हो गई थी। फिर 1996 या 2001 तक तालिबान ही रूल चलता रहा यहाँ पर। अगर हम तालिबान वर्ड का मीनिंग जाने तो एक अरेबिक तालिब वर्ड से आया जिसका मीनिंग होता है स्टूडेंट। तो तालिबान लोगों ने यार बहुत ही स्ट्रिक्ट शरिया कोड, मतलब इस्लामिक लॉ लेकर आए, उनको लागू किया। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हमें देखने को मिलता था।
विमेन के लिए तो ना फ्रीडम थी, ना कोई उनको राइट दिए हुए थे, बहुत उनको परेशान करके रखा हुआ था। और अगर हम बात करें इनको सपोर्ट किसका मिलता था, मिलिटरली इनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता था। पाकिस्तान बोलता है हम कभी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सीधे आयरनी हमें देखने को मिल जाती है। और तालिबान क्या कर रहा था यार, अल कायदा जो है कि बहुत खतरनाक एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था। आपको पता होगा यार अल कायदा के लीडर कौन थे, उसामा बिन लादेन और एमन अल जवाहिरी, इनके वो थे लीडर, याद रखिएगा बिल्कुल। पहले हमारे थे उसामा बिन लादेन, और जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद अयमन अल जवाहिरी इसके लीडर बन गए थे, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भाई अल कायदा ने क्या क्या इनफेमस एक्ट किए हैं, सबसे पहला तो 1998 में इसने यूएस की एम्बेसीज में बॉम्बिंग करी थी अफ्रीका में। उसके बाद 9/11 का अटैक आप सबको अमेरिका में पता ही होगा। अगर आपको इस पर और जानना है तो आप हमारी हेजेमनी वाला चैप्टर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, अब तो डिलीट हो गया है वो, उसमें पूरा 9/11 का दिया हुआ है। तो ये इनके कुछ बहुत खतरनाक चीज इन्हें करी थी अल कायदा वालों ने, फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आता है वॉर अगेंस्ट टेरर, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 से 2014। इसका थोड़ा सा पार्ट भी आपको हेजेमनी चैप्टर में देखने को मिल जाता है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, अभी 9/11 अटैक को एक महीना भी नहीं हुआ था, यूएस, यूके, कनाडा और नाटो के अलाइज ने मिलकर बोला कि हम तालिबान और अल कायदा पर अब मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो मतलब दिसंबर 2001 में जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको इन्हें गिरा दिया। इनको फाइट किससे करना पड़ रहा था यार, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जो ये हमारे नाटो, कनाडा, यूके और इन सब ने मिलकर जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किया था उसकी एक फोर्स थी ये, उससे इनको लड़ाई करना पड़ रहा था। कुल मिला के बात कितनी हुई, हमारे यूएसए ने किया अटैक इन पर और इन लोगों को हरा दिया, तालिबान वाले लोगों को। इसके बाद अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गया यार, हामिद कारजाई यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये प्रेसिडेंट माने उसका तालिबान ग्रुप यहाँ से गया नहीं था, अभी भी लड़ता जा रहा था, एक डिकेड से ज्यादा ये लड़ता रहा। इसे वापस बहुत सारी सिटीज और टाउन को कैप्चर कर लिया। फिर बात करें अगर हम यूएस की, तो मई 2011 में यूएस ने लादेन को किल कर दिया था, उनको मार दिया था पाकिस्तान में, आप सबको पता होगा। इसके बाद विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, फिर 2014 में यूएस ने और नाटो ने अपना मिशन खत्म किया और अफगान आर्मी को वहीं छोड़ा, बोला आप निपटिए भाई तालिबान वालों से, हम चलते हैं। क्यों चलते भाई, इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, इकोनॉमिक खर्चा अलग हो रहा था, बहुत सारे लोग भी मर रहे थे, इनके बहुत सारे सैनिक सोल्जर्स बहुत मर गए थे। यूएस के 2400 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, नाटो की 1100 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद और लोगों के अगर हम डेथ की बात करते भाई, तो 43,000 सिविलियंस की डेथ हो गई थी और 45,000 अफगान ट्रूप्स की भी डेथ यहाँ पर देखने को मिल गई थी। फिर इसके बाद अशरफ घानी यहाँ के प्रेसिडेंट बने 2014 में। लेकिन ऐसा नहीं था यार, जो ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ तो सारी ट्रूप चली गई। यूएस की अराउंड 14,000 ट्रूप अभी भी वहीं रुकी हुई है, नाटो की 17,000 भी अभी रुकी हुई है। ये वहां रुके, इनने बोला हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन आपको कुछ यहाँ पर हम ट्रेनिंग देंगे, आपको थोड़ा असिस्टेंस देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिजोल्यूट सपोर्ट, याद रखिएगा। ये देखने को मिला। इसका यार अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो यूएस का इतना वहां पर प्रेजेंस होने के बाद भी अगर हम 2001 के बाद की बात करते हैं तो अभी तालिबान का सबसे ज्यादा टेरिटरी का एरिया अफगानिस्तान में, मतलब सिचुएशन और खराब हो गई है, सुधरी नहीं है। अब वो डेली मिलिट्री आउटपोस्ट में अटैक करते रहते हैं, मतलब तालिबान का आतंक वहां में भी देखने को मिलता रहता है, वहां लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद 2018 की बात करते हैं यार, तो धीरे धीरे सेटलमेंट चालू हुआ। फरवरी 2020 की बात करते हैं तो यूएस और तालिबान ने अग्रीमेंट साइन किए हैं। 18 से ज्यादा साल हो गए वॉर को, उसका थोड़ा शांति का प्रस्ताव हमें देखने को मिलता है। तो अग्रीमेंट में बोला गया है कि यूएस अपनी ट्रूप्स को वहां से हटा लेगा और तालिबान ने भी ये बोला कि वो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को अपने अंदर शरण नहीं देगा, उनको एक सेफ हेवन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस टॉपिक में यार हमें यही पूरा सब देखने मिलता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो अगस्त 1990 में क्या हुआ यार, कुवैत को ना इराक ने इन्वेड कर दिया, मतलब इराक ने कुवैत पर अपना कैप्चर कर लिया, उसको पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया उस पर। इसके बाद बहुत ट्राई किया यार, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए गए कि जो इराक है वो अपना एग्रेशन छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक अनुमति दी कि अगर हमें कुवैत का लिबरेशन करवाना है तो हमें फोर्स का यूज करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के समय यूनाइटेड नेशन एकदम चुप्पी साधा हुआ था, तो उसका जब ये डिसीजन आया तो उसके बाद ड्रामेटिक डिसीजन बोला गया। आखिर इन्हें बोला, और वो भी बोल रहे हैं कि सीधे फोर्स लेकर जाया जाए। इतने सालों से इनकी जो चुप्पी थी अब वो जाके खत्म हुई थी ना, तो ये हमें देखने को मिला था। अगर हम यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश की बात करते तो इसने इनको बोला था इमरजेंस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें बेसिकली हुआ क्या था यार, एक मैसिव कोलिजन फॉर्म किया गया था। 34 कंट्रीज सामने आई थी, 6,60,000 ट्रूप्स आई थी। इनने मिलकर इराक से लड़ाई करी और उसको हरा दिया। इसको बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। तो ये एक यूएन का ऑपरेशन था। इसका अगर हम एक और कोड नेम की बात करते हैं तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। पर अगर हम सच्चाई देखें तो एक प्रकार से पूरा अमेरिकन ही था। यह अमेरिकन इसलिए था क्योंकि भाई इसको अगर लीड किसने किया था, अमेरिकन जनरल नॉर्मन
स्वार्सकोफ ने इसको लीड किया था। और अगर हम बात करें यार कोलिजन फोर्सेस की, तो 75% फोर्सेस यूएस की ही थी। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ये यूएस की ही हमें एक लड़ाई देखने को मिली थी। इसके बाद भाई उस समय के जो इराकी के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। उनने प्रॉमिस किया था कि जो ये गल्फ वॉर होगा ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा, मतलब 100 जंग की एक जंग होगी। लेकिन सिंपल सी बात है यार, वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, बहुत जल्दी उनको डिफीट मिल गई थी और कुवैत से उनको जाना पड़ गया था। तो ये हमें देखने को मिला था। तो फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद यार हमें बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का गैप देखने को मिलता है यूएस और बाकी की कंट्रीज में। मतलब समझ में आया कि यूएस कितना आगे निकल चुका है यार। मिलिट्री में ले लें, किसी भी चीज में ले लें, यूएस बहुत आगे निकल गया है। इस वॉर में यूएस ने बहुत सारे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया था, तो इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला गया ऑब्जर्वर द्वारा। उसके बाद ये पूरी वॉर का ना एकदम टेलीविजन में बहुत अच्छे से कवरेज किया गया था, जिसको कई लोग वीडियो गेम वॉर भी बोल रहे थे, क्योंकि सब अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर इस वॉर के मजे ले रहे थे, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब वहां इतना मैसिव डिस्ट्रैक्शन चल रहा है और लोग टीवी में उसको आराम से देख रहे हैं, तो वीडियो गेम वॉर भी इसको बोला गया। और अगर हम बात बोले यार यूएस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस वॉर से, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। यूएस ने इस वॉर में जितना खर्च किया उससे ज्यादा उसको पैसे मिल गए थे जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से। इनने बहुत ज्यादा उससे रुपए यूएस को दिए थे, तो यूएस को तो वॉर से बहुत बड़ा एक प्रॉफिट देखने को मिल गया था। इसके बाद यार अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेकेंड गल्फ वॉर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है, अच्छे से समझिए। बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन आता है गल्फ वॉर समझाओ या फर्स्ट गल्फ वॉर समझाओ, तो जो मैंने आपको पहली गल्फ वॉर समझाई आपको वो समझाना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है इराक वॉर समझाओ या सेकेंड गल्फ वॉर समझाओ, वहां मेंशन्ड रहता है सेकेंड गल्फ वॉर, तो फिर आपको ये वाला समझाना है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बोले हम गल्फ वॉर किसको बोलते हैं, तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी उसी का नाम गल्फ वॉर है। सेकेंड गल्फ वॉर का नाम इराक वॉर है। लेकिन अगर मेंशन्ड होता है सेकेंड गल्फ वॉर समझाइए या इराक वॉर समझाइए, तो आपको ये समझाना है। और अगर कुछ मेंशन नहीं होता, सीधा गल्फ वॉर लिखा होता, तो आपको पहला वाला समझाना है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो भाई 19 मार्च 2003 में क्या हुआ, यूएस ने एक इन्वेजन लॉन्च किया इराक के खिलाफ, और इसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें मोर देन 40 कंट्रीज ने यूएस को सपोर्ट किया था और यूएस के कोलिजन ऑफ विलिंग को ज्वाइन किया था। यूएन ने रिफ्यूज कर दिया था इन्वेजन के लिए, यूएन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन भाई यूएस यूएन की थोड़ी सुनेगा, यूएस अपनी हेजेमनी में रहता है और 40 से ज्यादा कंट्री का सपोर्ट भी मिल चुका था। तो भाई अगर मेन पर्पस की बात करें कि क्या पर्पस था इस पूरे हमारे इस इराक वॉर का, तो सिंपल ये था, अमेरिका का कहना था कि भाई जो इराक है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत ऐसे वेपन डेवलप कर रहा है जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इराक को उससे रोकना है, ये यूएसए का कहना था। लेकिन भाई जब उसको इन्वेड किया गया तो ऐसे कोई भी हमें प्रूफ देखने को नहीं मिलते हैं कि इराक ऐसे कोई वेपन बना रहा है। तो लोगों का कहना है यार ये यूएस ने जानबूझ के किया, यूएस को अलग मोटिव्स थे। लोगों का कहना है यूएस को वहां पर ऑयल फील्ड्स पर कैप्चर करना था और वहां पर एक यूएस फ्रेंडली रिजीम रखना था। मतलब पहले की जो इराक की गवर्नमेंट है वो यूएस फ्रेंडली नहीं थी, तो पुरानी गवर्नमेंट को हटा के यूएस फ्रेंडली वहां रिजीम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना था। लोगों का कहना है कि इसने अपने प्रॉफिट के लिए ये किया था। तो भाई सिंपल बात है, उस समय इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी तो वो तो गिर गई, लेकिन यूएस कभी भी इराक को पैसिफाई नहीं कर पाया, वहां पीस लेकर नहीं आ पाया। वहां फुल फ्लैश इंसर्जेंसीज रिवॉल्ट हमें यूएस के ऑक्यूपेशन के खिलाफ देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर यूएस की बात करें तो 3000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल वो खो चुका है इस वॉर में, और इराक की कैजुअलिटीज तो बहुत ज्यादा है। अगर इराकी सिविलियन की बात करते हैं तो अराउंड 50,000 सिविलियन की डेथ हो चुकी है। मतलब इराक की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है इस इन्वेजन में, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मतलब सिंपल सी बात है यार, इन्वेजन किया, आप वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं देख पाए, वहां पर पीस भी लेकर नहीं आ पाए। तो बहुत सारे लोग भाई इसको सीधे यही बोलते हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा फेलियर हमें ये देखने को मिलता है, बहुत सारे एस्पेक्ट में ये फेल हो गया, इसको ये वाइडली यही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो भाई जो सद्दाम हुसैन है उनको तो कैप्चर कर लिया गया था उसी साल दिसंबर में, और जस्ट 3 साल बाद उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यार इस पूरे इन्वेजन के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट डिकेड तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी यूएस की और जो पोस्ट इन्वेजन इराकी गवर्नमेंट आई थी। देखिए कहीं पर भी अगर इन्वेजन करते हैं तो वहां पर पुरानी गवर्नमेंट को हटा के एक नई बनाई जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसको भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रह रहे थे। फिर यूएस ने 2011 में अपनी ट्रूप्स को वहां से विड्रॉन कर लिया, वहां से अपनी ट्रूप को हटा लिया। लेकिन इसके बाद यार सीरियन सिविल वॉर हुआ। अब आप बोलेंगे सीरिया की सिविल वॉर से यहाँ का क्या लेना देना है, तो सिंपल यार, जो सीरिया है और इराक है आजू बाजू कंट्री है, तो जो सीरियन सिविल वॉर हुआ था यहाँ पर ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवनेंट, ये एक आप बोल सकते हैं एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसने सिविल वॉर में सीरिया में तो किया ही किया, इसने इराक के भी कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया था।
सीरिया और इराक के एरिया को कैप्चर करके छोटा सा स्टेट टाइप का इन्हें बना लिया था। इन्हें टेरिटोरियल गेन इराक में कर लिए थे। तो भाई जब ये सीरियन सिविल वॉर इतने आगे तक बढ़ गया तो फिर जो ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने यूएस की फोर्सेस को इराक में फिर से रीडिप्लॉय किया 2014 में, फिर से वापस भेजा। तो भाई एक सिविल वॉर हमें देखने को मिली सेंट्रल गवर्नमेंट और आईएसआईएल के बीच में, जो 3 साल तक चली, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की विक्ट्री हो गई दिसंबर 2017 में। तो अगर 2018 की बात करते हैं तो अब इराक में जो भी वायलेंस था वो बहुत कम हो गया। अगर हम उसको पिछले 10 सालों में बात करते हैं, सबसे कम लेवल पर आ गया है। और मेनली इसका रीजन यही है यार कि आईएसआईएल की फोर्सेस की डिफीट हुई, गवर्नमेंट वहां की जीत गई थी, इनकी डिफीट हो गई थी। तो धीरे धीरे इंसर्जेंसी सब एकदम कम होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी पीस हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ यार हमारा लास्ट पार्ट भी खत्म होता है। अब आप सीधे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट बचता है कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टैंगुरिया, बाय।